Good morning, students. So today we are going to start our chapter, and the chapter is what books and burials tell us. Okay. So in our previous lecture, actually we have already discussed about the introduction. Okay. So this is our lecture number 2. So yes, yesterday we discussed about the introduction कि but we are going to study in this chapter. इस chapter में हम क्या study करने जा रहे हैं, ये हमने स्टडी किया था और मैंने आपको ये भी बताया था, हमने अपने इस चैप्टर को जितने हमारे पिछले 3 चैप्टर हैं उनके साथ इसे रिलेट भी किया था, ठीक है? उसके साथ रिलेट करके बताया था कि हम अब ये 4th चैप्टर जो है उसमें कौन से ईयर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये जो है 1600 के उस टाइम से देखें तो ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट करके अब हम कहाँ पर 1600 ईयर्स के मतलब पहले की बात जो है इस 4th चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है? तो हमने ये सब किया था कि ये टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में ये मैंने आपको बताए थे। तो आज हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। Yes, students. So, chapter 4, what books and burials tell us. So, first of all, यहाँ पर क्या है, आप we will read about a story. एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मैरी की स्टोरी है, ठीक है? मैरी का लिखा हुआ है, ये एक स्टूडेंट है और इनका जो टीचर है इनकी, वो इन्हें फर्स्ट टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम इनको लाइब्रेरी लेकर जा रही हैं और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लाइब्रेरी अब बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं लाइब्रेरी जाने के लिए क्योंकि अभी तक वो आज तक शायद जो है छोटे बच्चे थे तो आज तक लाइब्रेरी नहीं गए थे, तो उनको फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी लेके जाया जा रहा था और सभी स्टूडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो जब इन स्टूडेंट्स को वो अपनी क्लास मतलब वो सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में गए, तो उन्होंने वहाँ पर मतलब ये देखा कि उनकी वो जो लाइब्रेरी थी वो उनके क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे उस चीज़ को देखकर और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स देखी। तभी एक मैरी जो है एक वहाँ पर उसी में ही एक मैरी थी, जिसने क्या करा जो एक कॉर्नर में गई वहाँ पर उसने शेल्फ्स देखी और एक शेल्फ के ऊपर क्या था, एक शेल्फ के ऊपर में रिलीज मतलब वो उनको उसको ना ओपन करने की कोशिश कर रही थी उस अलमीरा को, लेकिन उससे वो खुल नहीं रही थी। तो उसके टीचर ने जैसे ही देखा तो उस टीचर ने ये बताया कि इसमें सारे रिलीजियस जो बुक हैं, वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है? और उनमें से ही उसने एक चीज़ और बताई बताई कि इन्हीं रिलीजियस बुक में कुछ वेद की जो बुक्स हैं, वेदा का सेट जो है, वो यहाँ पर है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर वेद जो है, आपको पता है, यस यू नो दैट यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 4 वेदास हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ओके? 4 वेद हमारे पास हैं। तो एक सेट जो है वो भी उन्होंने बताया टीचर ने कि उनके ये जो लाइब्रेरी है उसमें वेद का सेट भी है। तो हम उसी की स्टडी करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी स्टडी है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द वेदास, ओके? सो मैरी इन द लाइब्रेरी, as the bell rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. अभी मैंने बताया ना कि first time वो लाइब्रेरी जा रहे थे। And when Mary stepped inside, he found that the library was much larger than their classroom. उसके क्लासरूम से काफी बड़ा था वो लाइब्रेरी जब वो वहां पर गई। And there were so many cells, बहुत सारी cells थी वहां पर, and all full of books. So in one corner was a कबर्ड। वहां पर एक कॉर्नर में क्या था, एक कबर्ड था फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, जो कि बड़ी जो बहुत सारी और ओल्ड वॉल्यूम्स, ओल्ड वॉल्यूम क्या है कि पुरानी जो बुक्स होती हैं हमारी, वो ठीक है, जो रिलीजियस बुक है और जो पुरानी बुक्स हैं उनसे वो भरा हुआ था। एंड सीइंग हर ट्राइंग ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, उसने उन्हें देखते ही उन्हें ओपन करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, द टीचर सैड, जब टीचर ने देखा मैरी को, तो टीचर ने कहा दैट कवर वाज वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, कि ये जो है कबर्ड है, ये एक कुछ स्पेशल बुक्स की कबर्ड है जिसके अंदर जो है बहुत सारी अलग अलग तरह की रिलीजन्स बुक जो हैं इसमें रखी हुई हैं, ठीक है? उन्हीं में से उनकी मदर ने ये भी बताया कि यहाँ पर क्या है, एक वेदास का सेट भी है इसमें। सो डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास, वेदास का सेट भी है यहाँ पर,
ओके, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द वेदास। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारे वर्ल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट बुक होती है, उनमें से जो हमारे ये ग्रंथ हैं, हमारे जो वेदास हैं, वो उनमें से एक जो है सबसे ओल्डेस्ट बुक है। ठीक है, तो हमें पता है, यस यू नो दैट, आपने सुना भी है, यू हैव हर्ड अबाउट द वेदास। तुमने वेदों के बारे में पढ़ा भी, सुना भी है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो देर आर 4 ऑफ देम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, और अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, इन चारों वेद में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है ये। और इसमें क्या है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है, ऋग्वेद के अंदर हमारा सोसाइटी, हमारी कल्चर जो है वो उसमें एक तरह से बताएं कि इसके अंदर आपको ना क्या मिलते हैं, एक तो हिम्स तो खैर हिम्स तो चारों आपको चारों के चारों वेद में मिलेंगे। हिम्स क्या होते हैं, मंत्र। ठीक है, मंत्र लिखे गए हैं, ऋग्वेद में मिलेंगे, सामवेद में भी, यजुर्वेद में भी और अथर्ववेद में भी। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है इन चारों वेदों में से। ओके, और जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, ऋग्वेद में एक तरीके से आपको ना आर्यंस के बारे में पता चलता है, आर्यंस की स्टडी होती है। सामवेद जो होते हैं, सामवेद के अंदर ना आपको म्यूजिक के बारे में, उसमें म्यूजिक के लिए लिखा गया है। ठीक है, म्यूजिक के बारे में पता चलता है आपको। और यजुर्वेद के अंदर आपको क्या पता चलता है, यजुर्वेद में हमें जो सेरामनीज होती थी, सेरामनीज जैसे कि हम यज्ञ वगैरह करते थे ना, यज्ञ वगैरह करते थे वो लोग, और उसमें सेक्रीफाइस करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जब वो यज्ञ करेंगे तो वैसे तो वो गॉड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे से वो यज्ञ करके गॉड के साथ अपने आप को क्या कर लेंगे, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेरेमनीज जो है यजुर्वेद के अंदर, आप सेरेमनीज वगैरह हैं उनको स्टडी करते हैं, उसमें बहुत लिखे होते हैं। और जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद जो है आपको जो हमारी आम जिंदगी है, ठीक है, जो हम आम लाइफ जीते हैं, एक तरीके से जो हमारे कर्म कांड होते हैं, वो अथर्ववेद में लिखे गए हैं। तो इनमें से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ये जो 3 वेद हैं ये ऋग्वेद के बाद आए हैं। तो ये जो ऋग्वेद है बच्चे, अब मैंने आपको कल जो है जो वीडियो आपको भेजी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, उनके बर्थ से 0 से लेके इधर हमारे क्या हो गए, हमारा मान लो 2020 का ईयर चल रहा है, तो 2000 साल तो इधर हो गए। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं बीसी, ठीक है, इस जीसस क्राइस्ट के इधर बीसी चलता है, इधर क्या चलता है, कॉमन एरा सीई। तो इधर अगर हम जीसस क्राइस्ट से बिफोर उसमें चलते हैं, तो पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर हम लोगों ने क्या करा, जो हमने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 10,000, ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो की हमने स्टडी करी। तो हमारा जो थर्ड था, द अर्लीस्ट सिटीज, वो हमारा नियर अबाउट जाकर 1600 ईयर्स, 1600 बीसी पर आकर हमारा वो क्या हो गया था, जो जितनी भी अर्लीस्ट सिटीज थी, चाहे उसमें आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो या और जो साइट्स थी, वो सब उस वहां पर जाकर डिसइंटीग्रेट हो गई थी, खत्म हो गई थी, और छोटी छोटी जो है वो दूसरे नए रीजन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, नए रीजन एमर्ज होने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर आप ये कहें या 1600 कह रहे हैं या 1500 आप ये कह लें, तो हमारी जो ये 4th चैप्टर है ये हमारा कहाँ से है, ये हमारा इस 1500 के बाद का हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने साल हो गए, 2000 तो इधर हो गए, 0 से 2000 तो इधर हो गए, और ये 1500 इधर है, तो कितना होगा टोटल 3500। यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है वो ऑलमोस्ट आप कहें कि 3500 ईयर्स एगो की हम जो है स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले क्या आया, ऋग्वेद, और उसके बाद और ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है वो ऋग्वेद के बाद जो है वो कंपोज किए गए थे, बाद उनकी में इनके आए हैं। ठीक है, सो ऋग्वेद जो है वो हमारी सबसे पुराना जो है वेद है। क्लियर, तो इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। ठीक है, अभी आपको लाइन क्लियर है कि ये हमारा कितने साल पुराना जो है ऋग्वेद कंपोज, कितने साल पहले कंपोज किया गया था, 3500 ईयर्स एगो। एंड द ऋग्वेद इंक्लूडेड मोर देन 1000 हिम्स। ठीक है, देखिए बच्चे, अब क्या था उस टाइम पर, जब मैंने आपको बताया कि जब ये जितनी भी
जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ हमने पढ़ी, वो धीरे-धीरे क्या हो गई थी, सब खत्म हो गई और उसके बाद क्या हुई, छोटे-छोटे जो रीजन है, छोटे-छोटे सेटलमेंट जो हैं वो इमर्ज होने शुरू हो गए थे। तो ये कहा जाता है कि शायद उस टाइम पर पहले तो ना जैसे फॉरेस्ट वगैरह जो है ना, फॉरेस्ट में जैसे जंगलों में जो ऋषि-मुनि होते थे, उनको मतलब कि वो सब आए पहले। उनके मतलब वहाँ से ना, वहाँ से क्या हुआ, जब वो ऋषि-मुनि आए तो उन्होंने जो वैदिक कल्चर था हमारा, वैदिक टाइम था, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो ऋग्वेद इंक्लूडेड मोर देन 1000 हाइम्स। जो ऋग्वेद होता है, और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो हम मैंने अभी आपको बताया कि इन सभी के अंदर, सभी वेदों में क्या है, जो मंत्र मंत्र यानी हिम्स, हिम्स जो हैं सभी में लिखे गए हैं और ऋग्वेद के अंदर नियर अबाउट वो कह रहा है 1000 से भी ज़्यादा हिम्स जो हैं वो लिखे गए हैं। जिन्हें आप क्या कहते हैं, इन हिम्स को आप क्या कहते हैं? आप इनको सुक्ता भी कहते हैं, आपने देख पढ़ा होगा, ये शिव सुक्ता, गायत्री सुक्तम, ठीक है? तो सुक्ता और वेल सेड। So these hymns are in praise of various gods and goddesses। तो ये जो हिम्स लिखे गए हैं, ये जो मंत्र हैं, इसके इसमें क्या किया गया है, इनके ज़रिए जो हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, जो हमारे बहुत सारे देवी-देवता हैं, उनकी प्रेज़ की गई है, ठीक है? एंड देयर गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, और द 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर ना 3 जो गॉड हैं मेन, जो इनके अंदर हम बात करें, तो 3 गॉड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिनको इम्पोर्टेंस दी गई है, वो पहला क्या है, हमारी अग्नि, अग्निदेव जिसको हम अग्निदेव बोलते हैं। और आज के टाइम में अग्नि क्या है, जैसे हम गैस जलाते हैं तो अग्नि आ जाती है, तो वो हमारे क्या है, हम तो उसको नेचुरल रिसोर्स के रूप में लेते हैं कि भई अग्नि है, खाना बनाना है, हवा है, पानी है, तो ये सब हमारे जीने के साधन हैं। उस टाइम पर जो अग्नि को क्या कहा जाता था, अग्निदेव। तो ये लोग जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते थे, अग्नि को। और उसमें जब ये यज्ञ वगैरह करते थे, तो जब उससे जो अग्नि, जो उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती थी, तो इनको लगता था कि वो गॉड गॉड हैं, अग्निदेव हैं, और उनमें जो भी हम सैक्रिफाइस करेंगे, घी, अनाज और जो भी कुछ वो सैक्रिफाइस करते थे, वो किसको जाता है, वो हम अपने गॉड को, अपने भगवान को क्या कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो थे अग्नि, जो है अग्नि, द गॉड ऑफ द फायर, जो आग के जो हैं देवता हैं। दूसरे हमारे हैं इंद्र, इंद्र भी सबने सुना है इंद्र का नाम, ठीक है? जितने भी आपके जितने भी सीरियल्स आते हैं आजकल, तो उसमें आप इंद्र ज़रूर देखते हो। इंद्र कौन है? सभी देवताओं के राजा कहे जाते हैं इंद्रदेव, ओके? और इनको क्या कहा जाता है, जो इंद्रदेव हैं, अब आप हमेशा देखते हो इनको ना, ये किसके ऊपर आते हैं? ये एलिफेंट, व्हाइट वाला जो हाथी होता है, हमेशा इसके ऊपर आते हैं, वो इनकी सवारी है, जिसका नाम क्या है? ऐरावत, ठीक है? तो ये उसके ऊपर आते हैं, मतलब कि जब ये लोग क्या करते हैं, ये जो है, ये हमेशा युद्ध लड़ने, कभी किसी राक्षस से लड़ रहे हैं, कभी किसी से, तो इसलिए इनको वॉरियर गॉड कहा गया है, यानी युद्ध का देवता, ठीक है? वॉरियर गॉड भी बोला गया है इंद्र को, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर आप ना कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अब इंद्रदेव हैं, आपने देखा कि वो, आपने हमेशा देखा कि वो क्या होते हैं, वो एलिफेंट के ऊपर, हमेशा हाथी के ऊपर बैठकर आते हैं, उनकी वो सवारी है। ऐसे गणेश जी हैं, उनकी सवारी क्या है, चूहा है। ऐसे ही जितने भी आपके, और जैसे शेरावाली माता है, उनके शेर हैं। तो आप देखते हो कि ऑलमोस्ट सभी के जो हैं, सभी जो हमारे देवी-देवता हैं, उनकी जो सवारी है वो क्या है, एनिमल्स हैं। तो वो ये नहीं है कि भई यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पर एक हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी, हमारा कल्चर, ठीक है? हमारी जो मिथोलॉजी है, वो हमें ये बताती है कि एक भगवान और एनिमल्स के बीच में भी एक क्या है, एक क्या है, एक उनके बीच में आपस में एक बंधन है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं, ये मिथोलॉजी हमें ये बताती है कि एनिमल्स जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और उनको हमें अपने क्या करना चाहिए, उनको कंज़र्व करना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बताती हैं कि एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? सो उसके बाद जो थर्ड जो माना गया है, एंड थर्ड हमारे होते हैं सोमा। कौन? सोमा। सोमा क्या है? सोमदेव, आपको याद है सोमा, जैसे जो आपने कभी देखा हो, जब सीरियल आते हैं इनके, तो वो कहते हैं सोम रस लाओ, ठीक है? एक तरीके से वो ड्रिंक होती है, वाइन की तरह होती है, ड्रिंक होती है, जो सभी जो देवता हैं, ठीक है? इंद्र हैं या उनकी सभा में सोम रस का वो पान करते हैं। तो ये क्या है, इनको भी माना गया है देव, ठीक है? तो सोमा यानी कि ये क्या है, ये एक प्लांट होता है, अ प्लांट फ्रॉम व्हिच
स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये एक सोमा जो है वो एक प्लांट होता है जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी, जिसका जो पान है कौन क्या करते थे उस टाइम पर, वो ये मानते हैं कि उनको जो देवता हैं वो उनका पान किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो है 3 जो है उस टाइम पर 3 गॉड्स को क्या माना जाता था, 3 को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो वो थे अग्निदेव, इंद्रदेव और थर्ड सोमदेव। ओके, सोमदेव। ठीक है, तो ये 3 होते थे। सो अब नेक्स्ट हम वो बता रहे हैं, कहते हैं कि अब ये जैसे हिम्स हैं, जो ये हिम्स हैं, ये मंत्र जो इनमें लिखे गए हैं, ये कैसे किसने कंपोज किए, कौन करता था इनको कंपोज, कहाँ से आए हैं ये, किस मतलब कि ये हमें कैसे मिले हैं। तो ये जो हिम्स होते थे वर कंपोज्ड बाय सेजेस क्या होते हैं, ऋषि। ठीक है, जो पहले ऋषि मुनि होते थे, सेजेस होते थे, वो इन हिम्स को, वो इन मंत्रों को क्या करते थे, कंपोज करते थे। एंड प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होते हैं, पुजारी। ठीक है, जो प्रीस्ट होते हैं टोट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंसेस बिट बाय बिट। और उसके बाद क्या होता था कि अब उन्होंने कंपोज करे ऋषियों ने। अब पहले क्या होता था, अब ये बुक्स जो हैं ऋग्वेद मान लो, ये जितनी भी बुक्स हैं, तो इनको लिखा कैसे गया, पहले कुछ भी लिखा नहीं जाता था, पहले ये कल्चर नहीं था। पहले जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कुछ नहीं था, तो पहले कुछ भी नहीं लिखा जाता था, सिर्फ कंपोज किया जाता था। और कंपोज करके फिर क्या किया जाता था, जैसे जो गुरु होते थे, गुरु और जो चेला होता था, तो गुरु जो होते थे, टीचर जो होते थे उस टाइम के, तो वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को पढ़ाया करते थे, मतलब बोला करते थे। ठीक है, उनको बोला करते थे और जो स्टूडेंट होते थे, जो उनके चेले होते थे, वो उसको मेमोराइज याद करते थे। वो कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, उसके एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को सुनो और उसको मेमोराइज करो। तो लोग क्या करते थे उस टाइम पर जो है श्रुति कीर्ति वाला ना, यानी सुनना, सुनना और लर्न करना, याद करना। तो ये वाला चीज चलती थी कि गुरु जो है वो बोला करते थे, गुरु जो है इस तरीके से बोलते थे और जो टीचर, जो स्टूडेंट होते थे वो सुनते थे और सुनकर फिर वो आगे क्या करते थे, सुनाते थे। ठीक है, सुनकर आगे सुनाते थे। तो इस तरीके से कल्चर चलता गया। अच्छा, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन जो है, जो ये ऋषिज़ ने ये कंपोज़ किए थे हिम्स, तो उसमें ये आगे आगे जनरेशन जो है सुनती गई, फिर आगे अपनी जनरेशन को सुनाती गई। फिर उसने सुना, फिर उसने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे-आगे चलती गई और जब एक टाइम आया कि ये नियर अबाउट आप कह रहे हैं, मतलब हम अंदाज़ा मान लेते हैं कि मान लो 500 इयर्स पहले जब क्या किया सबने, फिर उस जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो लिखनी शुरू की। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको बताई है मैंने पिछले चैप्टर में भी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि पेड़ की जो छाल होती है उसको लेकर उसके ऊपर लिखा जाता था, पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है, पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था। तो मैन्यु मैन्यु मतलब पत्थरों के ऊपर लिखा जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी डिस्ट्रॉय होगी नहीं, खराब नहीं होगी। लेकिन जो पेड़ की छाल के ऊपर लिखी जा रही थी या फिर पत्तों के ऊपर लिखी गई, तो वो बहुत आगे तक नहीं गई और वो सब वहीं पर ही खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से और फिर उसके बाद जब नियर अबाउट 200 इयर्स एगो जब प्रिंटिंग प्रेस आई, तो जितनी भी हमें ये चीज़ें मिली, ठीक है? जो भी ये हिम्स मिले, उनको फिर क्या किया गया, उनको प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया गया और बुक्स बनाई गई, जिनको कि आज हम पढ़ते हैं। ठीक है? जो हम ऋग्वेद या ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर जितने भी हमारे रिलीजियस बुक हैं, हम इन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद उनको उसमें लिखा गया और उसके बाद आज जो है हम उन बुक्स से जो भी हमें मिला, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी पहले होता था वो सारा ही हमें मटेरियल मिल गया। नहीं, जितना भी पीछे से इतने साल पहले से, 1000 साल पहले से जितना भी होते-होते उनको मिला, उतना उन्होंने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए उसको प्रिंट कर दिया और वही सब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, हमें कंप्लीट नॉलेज ही है, लेकिन जितना भी मिला वो भी सही है। सो दीज़ हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस ऋषिज़, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट। रिसाइट होता है कि उनको सुना, मतलब कि क्या करना, रिसाइट का मतलब मेमोराइज़ करना, एक तरीके से सुना कर ना याद करना। सो रिसाइट एंड मेमोराइज़, उसको याद करेंगे एंड ईच ईच सिलेबल
यानी सिलेबल वर्ड, हर एक शब्द को वो सुनते हैं, सुनना है, याद करना है, एंड सेंटेंसेस बिट बाय बिट। ओके, तो जितने भी हमारे क्या आते हैं वही कहते हैं यहाँ पर कि अभी ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, जो ये वाली लाइन है कि जो पृष्ठ, जो आचार्य, जो टीचर होते थे, वो स्टूडेंट को इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वर्ड्स को वाक्यों में बांटते कर, ठीक है, अलग अलग वाक्यों में उनको क्या बिट बाय बिट, मतलब उनको वाक्यों में, सेंटेंसेस में बांटकर उनको क्या करते थे, उनको सुनाते थे और फिर उनको याद करवाते थे, ठीक है, मेमोराइज कराते थे, याद कराते थे उनको। सो यहाँ पर क्या है, विद सो मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, ज्यादातर जो हिम्स थी वो कंपोज की जाती थी, टोट, मतलब उनको क्या होता था, पढ़ाया जाता था, एंड लर्नड बाय मैन। तो ये कहते हैं कि जितनी भी हिम्स थी जो कंपोज की गई, जिनको पढ़ाया जाता था और जिनको को क्या है, सिखाया जाता था, वो किसके द्वारा होता था, मैन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी ये हमारे, जितनी भी ये क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया चीज है कि वो ये कह रहे हैं, यहाँ से आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है कि जितनी भी हमारी हिम्स थी वो क्या होती हैं, वो कंपोज की या उनको सिखाने या सीखने वाले कौन होते थे, पुरुष होते थे। तो एक तरीके से ये क्या है, पेट्रियर्कल है, मतलब कि उस टाइम पर भी किसका राज था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारी पिछली हिस्ट्री में भी किसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मैन को। मैन ही ऑलमोस्ट जो है हिम्स को कंपोज क्या करता था, सीखता था और सिखाता था। सो आ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, और ये कहा जाता है कि बहुत कम ही है जो कि शायद जो है विमेन के द्वारा कंपोज की गई थी। सो द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। सो ऋग्वेदा जो है ये क्या है, इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अब ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, क्योंकि वो बहुत क्या है, सबसे पुराना वेद है हमारा, नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो का हमारा ये ऋग्वेद है। तो इस ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, कहते जो लिखा गया है ना, वो हमारी जो पुरानी संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत यानी जो ओल्ड संस्कृत है, उसमें लिखा गया है ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ओल्ड संस्कृत मतलब कि आज के टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज के टाइम की अगर हम संस्कृत लें, तो आज की संस्कृत में और उस टाइम की संस्कृत जो लिखी गई है उसमें बहुत फर्क है। तो इससे ये पता चलता है कि टाइम टू टाइम जो है हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज होती है उसमें भी चेंजेस आते गए हैं। जैसे हम बात करें कि जो शेक्सपियर की जो इंग्लिश है और आज के टाइम की इंग्लिश है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो लैंग्वेज जो है ना, उसमें भी मतलब क्या है, उसके अंदर भी चेंजेस लाए जाते हैं, उसके अंदर भी टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं। तो उस टाइम के जो ऋग्वेद थे वो हमारी उस टाइम की वैदिक संस्कृत यानी ओल्ड संस्कृत में लिखे गए थे। ओके, एंड तो यहाँ पर बताया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। तो आज के दिनों में जो आप संस्कृत को सीखते हो वो उस टाइम की संस्कृत से काफी डिफर है। उसके बाद नेक्स्ट है, यस, so next the books were used are written and printed। तो ये जो कहते हैं कि ये जो बुक्स थी, मतलब कि these books were used are written and printed। तो हम जिन बुक्स को पढ़ते हैं वो लिखी गई हैं, प्रिंट की गई हैं उनको। एंड ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। और जो हमारा ऋग्वेद है उसका जो उच्चारण किया जाता था, ठीक है, उसको बोला जाता था और उसको फिर क्या होता था, श्रवण किया जाता था यानी सुना जाता था, ना कि उसको पढ़ा जाता था। पढ़ तो सकते ही नहीं थे, क्यों नहीं पढ़ सकते थे, रादर देन रीड, पढ़ तो हम सकते ही नहीं थे क्योंकि वो लिखे नहीं गए थे, वो सिर्फ कंपोज किए जाते थे, लिखे नहीं जाते थे। तो जब कोई चीज प्रिंटिंग होगी, बुक्स हमारी होती है, हम कहते हैं बुक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक्स में लिखा होता है तो वो पढ़ा जाता है। लेकिन जो ऋग्वेद था वो पढ़ा नहीं जाता था, वो क्या किया जाता था, वो बोला जाता था, सुनाया जाता था और उसको फिर मेमोराइज किया जाता था, उसको याद किया जाता था, ठीक है। तो रिसाइटेड एंड हर्ड वाला काम चलता था। सो इट वाज रिटन डाउन 7 कंट्रीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटिंग लेस देन 200 ईयर्स एगो। ये मैं अभी आपको बताया है मैंने कि जो ये कंपोज की
मतलब जब ये चीज़ें कंपोज़ हुई, जैसे ऋग्वेद के हमने जो हिम्स जो हैं कंपोज़ किए, उसके बहुत सालों के बाद ये पहली बार कब लिखा गया? जब 200 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस आई तो इसको लिखा गया। अदरवाइज़ इससे ऐसे ही इसका चल रहा था, सुनाया जाता था और मेमोराइज़ किया जाता था। फिर जो याद करता था वो आगे दूसरों को सुनाता था, फिर वो उसको मेमोराइज़ कर लेता था। तो ये सब चलता रहता था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई फिर उसके बाद इसे प्रिंट करना शुरू कर दिया। ओके, तो ऊपर हमारे पास देखिए संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज़ ये एक बॉक्स दिया गया है। तो इसमें हमारे पास कुछ लैंग्वेजेज़ बताई गई हैं। अब देखिए संस्कृत का अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, संस्कृत ओल्ड जो हमारी ऋग्वेदा में ओल्ड संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो है, वो कैसे है ये देखो। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत जो है ना, वो क्या है, वो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ का एक पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ जिसको हम कहते हैं नोन एज़ इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन मतलब इंडो मतलब इंडिया और यूरोपियन मतलब यूरोप, ठीक है? तो तो यूरोप क्या है? यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया है, ठीक है? तो इंडिया एंड यूरोपियन भी के रूप में इसको जाना जाता है और ये क्या है? फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ का एक पार्ट है। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है कि सम इंडियन लैंग्वेजेज़ सच एज़ अब क्या होता है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ क्या होती हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेज़ जैसे कई सारी लैंग्वेजेज़ हैं, एक एरिया है, उसमें जो लैंग्वेजेज़ है ना वो एक दूसरे मतलब कि एक दूसरे से उनके वर्ड्स काफ़ी मिलते-जुलते होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी को अगर मान लो क्या आती है मलयालम आती है, तो उसको कन्नड़ भी आती होगी थोड़ी बहुत। कन्नड़ आती है तो उसको तमिल भी आती होगी, तमिल, तेलुगु ये सब मतलब ये जो मिलती-जुलती सी लैंग्वेज हैं, जो अगर एक को किसी एक लैंग्वेज आती है तो उसको ये दूसरी भी थोड़ी बहुत आती होंगी। तो ये क्या होगी? ये एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इंडो यूरोपियन के रूप में हम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेज़ के अंदर जैसे हमारे पास आ जाती हैं क्या आगे हमारे पास आ गया आसमीज़, ठीक है? असम की लैंग्वेज असमीज़, गुजरात, ठीक है? गुजरात की गुजराती, हिंदी जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बोली जाती है, कश्मीर की कश्मीरी, ठीक है? सिंधी सिंधी क्या होते हैं जो सिंध होते हैं, वो पूरे सभी जगह पे फैले हुए हैं और आज के टाइम में ऑलमोस्ट ये जो पंजाब है, पंजाब का जो सिंध कम्युनिटी है मेन, वहाँ पर सिंधी है। तो ये सब क्या है, ये आपस में मतलब कि सब ऑलमोस्ट ऐसी वर्ड्स हैं, ऐसी जो लैंग्वेजेज़ हैं, जो सब जानते हैं। हम लोगों को गुजराती भी समझ में जैसे हमें हिंदी आती है, तो हम लोगों को गुजराती भी समझ में आ जाती है, कश्मीरी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो बहुत कॉमन होते हैं, जो एक दूसरे के व लैंग्वेज से ही निकले हैं, इसीलिए हम इनको फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़ के रूप में बोलते हैं। तो एशियन लैंग्वेज अब एशियन लैंग्वेजेज़ सच एज़ पारसी, ठीक है? पारसी भी इसी में आती है। पारसी जो इधर ईरान की साइड जो पारसी है, तो इंडिया में भी जो है इसको सब ऑलमोस्ट जो है जानते हैं पारसी फारसी वर्ड को एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ तो दूसरा इंडो यूरोपियन था ना, तो यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में क्या आ जाती हैं सच एज़ जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ठीक है, स्पेनिश ये बिलॉन्ग टू दिस फैमिली ये इस यूरोपियन के फैमिली के हैं। सो देयर आर कॉल्ड अ फैमिली ठीक है, दे आर कॉल्ड अ फैमिली इन्हें फैमिली कहा जाता है बिकॉज़ दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन ये क्यों कहा जाता है इन्हें क्यों कहा जाता है इन्हें फैमिली क्योंकि इनमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या है एक दूसरे के साथ बड़े ही कॉमन और एक दूसरे में से निकले हैं जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मात्र ठीक है मात्र किसको बोलते हैं संस्कृत का वर्ड है ना मात्र ठीक है और हिंदी में इसको मात्र को क्या बोलते हैं माँ हिंदी में हम बोलते हैं माँ और इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ ये एक ही उसमें से मतलब क्या है सभी अलग-अलग निकले हैं, तो इसीलिए ये इनको क्या बोलेंगे फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़। ओके, इसी तरीके से और भी हैं, जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें ये सब जो है सारी की सारी लैंग्वेजेज़ जो हैं जो एक-दूसरे से निकली हैं, ठीक है? एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये। ऐसे ही अदर लैंग्वेजेज़ यूज्ड इन सम कॉन्टिनेंट हमारे जो सबकॉन्टिनेंट हैं, ठीक है? उसमें भी और भी दूसरी लैंग्वेजेज़ हैं जो क्या हैं 2 अलग-अलग फैमिलीज़ का पार्ट हैं, बिलॉन्ग करती हैं, जिसमें से एक एग्ज़ाम्पल हो गया दोज़ यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होती हैं। बिलॉन्ग टू द उनको क्या बोलेंगे तिब्बतो बर्मन फैमिली जिसको आजकल म्यांमार है जो बर्मन था उस टाइम वो फैमिली उसके साथ-साथ अगर हम साउथ की तरफ जाएँ नीचे साउथ के पार्ट में जाएँ,
तो वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। ये द्रविडियन फैमिलीज़ इनको बोला जाता है। ये सब जो है मतलब इसमें अगर किसी को एक आती है तो इसको ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तो ये सब जो है नीचे साउथ का जो एरिया है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो ये सब एक-दूसरे की क्या है लैंग्वेज को जानते हैं और एक-दूसरे से इनके वर्ड्स बहुत कॉमन है और एक-दूसरे से आए हैं। सो एंड द लैंग्वेजेस और दूसरी हम बात करें अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, जिसमें झारखंड वगैरह आ गए, तो झारखंड एंड जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया के, वो उनको हम क्या बोलते हैं, वो होती हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो इस तरीके से ये क्या है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, क्लियर है? तो संस्कृत जो है ना, संस्कृत भी ऊपर इंडो यूरोपियन से ही का ही ये एक पार्ट है, इस फैमिली का एक पार्ट है जहाँ से ये निकल कर आया है। तो इस तरीके से ये सभी लैंग्वेजेज़ जो होती हैं, वो एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम देखेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं। सो हिस्टोरियंस हिस्टोरियंस लाइक जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स एंड एग्जामिन रिटर्न सोर्स एज वेल। तो देखिए जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो उनके पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिससे वो पास्ट की स्टडी करते हैं। एक तो उनके पास हो जाते हैं मटेरियल्स, जो मटेरियल रिमेन्स, जो भी उनको जो है जो भी रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, मटेरियल मिलता है, एक तो वो हो जाता है। सेकंड उसमें उसके साथ-साथ सेकंड उनके पास क्या होगा, जो रिटन सोर्सेज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया ना मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल गई, कोई भी पहली लिखी हुई, तो ये चीज़ें और ये बुक्स वगैरह हैं, ठीक है? तो एक तो मटेरियल्स हो गया जो उन्हें कहीं से मिला है और दूसरा जो रिटन सोर्सेज़ हैं, उनसे ये पास्ट की स्टडी करते हैं। सो लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो हम देखते हैं ये ऋग्वेदा की स्टडी अब कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। सो सम ऑफ द हिंट्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। एक्चुअली जो ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है? तो कई सारे मंत्र ऐसे हैं जो डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। डायलॉग की फॉर्म में है। डायलॉग कैसे देखो हम यहाँ पर एक एक डायलॉग जो है एक स्टोरी देखते हैं जो ऋग्वेदा में लिखी गई है। उन्होंने एक एग्जांपल लिया है। तो दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम्स अ डायलॉग बिटवीन द सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसेस। यहाँ पर हम लोग जो हैं विश्वामित्र जो विश्वामित्र एक ऋषि हैं, सेज हैं, एक ऋषि हैं और 2 नदियाँ, ठीक है, जिनको देवियों के रूप में माना गया है, देवियों की तरह पूजा जाता है। 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच में ना एक क्या हो रहा है, एक बातचीत हो रही है, ठीक है? तो उस चीज़ को उस डा मतलब वो जो डायलॉग बाज़ी चल रही है, तो वो हम उसका एक पार्ट हमें दिखाया गया है और आप देखेंगे कि उस जो ये हम अभी पढ़ेंगे डायलॉग्स तो उसमें कितना क्या चीज़ें वो बताना चाह रहे हैं, वो हमें यहाँ पर पता चलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है सतलुज एंड ब्यास की बात कर रहे हैं। इधर देखिए नॉर्थ के एरिया में यहाँ पर जो है ये आपके पास सतलुज रिवर आ गई, ये देखिए ये सतलुज रिवर है, ठीक है? ये वाली और ये आपके पास सीधे से ही ब्यास आ गई। तो आपको एक तरीके से तो क्या बताया इस इसके ज़रिए एक तो आपको क्या पता चल रहा है ज्योग्राफी पता चल रहा है। मतलब ज्योग्राफी कैसे कि भई आपके जैसे अगर सतलुज और ब्यास की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इस वाले एरिया में है ऊपर, तो यहाँ पर जो है जो हमारे जो विश्वामित्र हैं जो सेज हैं ऋषि हैं विश्वामित्र, वो इधर इसी एरिया में कहीं रहते होंगे। यहीं पर कहीं वो इन्हीं एरियाज़ में वो रहते होंगे ऋषि-मुनि। ओके, तो एक तो हमें ज्योग्राफी पता चलती है इससे, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं क्या स्टोरी दोनों के बीच में जो डायलॉग हुए हैं। सो यहाँ पर देखिए अम, ये स्टूडेंट्स एक्चुअली आई थिंक 2 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली। सो मेरे हिसाब से ये शायद ये टॉपिक अब नहीं हो पाएगा। ओके, सो हम ऐसा करते हैं टुमारो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ओके। सो इट्स इनफ नाउ सो दैट्स ऑल।